बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी स्पेशल बेंच आपके सामने हाजिर है, गैर आईनी स्पेशल बेंच आपके सामने हाजिर है। और हुआ ये कि नाज़रीन आज दो बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए। नंबर 1 मिलिट्री कोर्ट्स का, उसकी तफसीलात भी आपको देंगे। उससे पहले बड़ी खबर है, आदिल बाज़ई जो PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की PTI फैसले के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हमें नून लीग में बंदा चाहिए। उन्होंने उठा के नून लीग में डाल दिया और ख़ुद तो इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतमईन था कि वो नून लीग में है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं कर सका कि वो आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। ना ही मुस्लिम लीग नून अदालत को मुतमईन कर सकी कि आदिल बाज़ई उनका हिस्सा है। बड़े अहम सवालात आज उठाए गए अदालत की जानिब से, और बदकिस्मती से जो वकील थे मुस्लिम लीग नून के और इलेक्शन कमीशन के, वो यही कहते रहे कि सवाल बहुत अच्छे हैं, सवाल बहुत अच्छे, लेकिन जवाब उनके पास नहीं थे। सीधा सा सवाल एक उनसे पूछा गया था कि दो बयान हल्फिया आपने खुद कहा है कि रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी है। एक ये है कि आदिल बाज़ई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहे हैं, दूसरा ये कि वो नून लीग में जा रहे हैं। किसको दुरुस्त करार दिया गया और किस बेस पे करार दिया गया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया गया। मरियम, ये कोई आज बड़े साहब का भी जिक्र हुआ है कि बड़े साहब की तरफ से लेटर आ गया और सब ने सर झुका दिया उस पर, ये क्या मामला था? देखिए जुल्करनैन, एक इस गैर आइनी बेंच में आज ये मुकदमा था, और उस गैर आइनी बेंच ने, या आप कह सकते हैं कौन सा आइनी बेंच था, खैर उस बेंच में ये मुकदमा जब आया, पिछली दफा भी आया, उर्दू में कह लें नीम आइनी बेंच, आयशा मलिक साहिबा, एग्जैक्टली नीम आइनी बेंच था। उसमें जैसे आयशा मलिक शामिल थी जो कि आइनी बेंच की जजेस में से हैं, लेकिन उनको आइनी बेंच में नहीं बिठाया जाता। मगर बहरहाल पिछली दफा भी हुआ ये था कि क्योंकि सिर्फ आदिल बाज़ई के वकील थे तैमूर असलम, उन्होंने दलाइल दिए, तो आज उन्हीं दलाइल से दोबारा फॉर्मली आगाज़ किया गया। उन्होंने बाकायदा सारी तफसीलात रखी कि कैसे मुस्लिम लीग नून ने आदिल बाज़ई का 19 फरवरी को वो कोयटा से एक बड़ी अक्सरियत से, भारी अक्सरियत से जीते थे। उनके साथ जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे उनको सिर्फ 2800 वोट मिले थे, जबकि आदिल बाज़ई तकरीबन 22,000 वोट्स की लीड से जीते थे उस हल्के के वोट्स के हिसाब से। और फिर ये हुआ कि वो जब आए तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का अपना बयान हल्फी जमा नहीं करवाया था। लेकिन ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयान हल्फी अचानक से जमा कराया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि आदिल बाज़ई ने हमारी जमात ज्वाइन कर ली है और आदिल बाज़ई इधर ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये जमा होता है 19 फरवरी को। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको बैक डेट में 16 फरवरी में एडमिट करता है, 18 में डिक्लेयर कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि आदिल बाज़ई, उसके ऊपर डेट 19 लिखी हुई है। जी, और ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आज अदालत के सामने बारी बारी रखे गए हैं। उसके बाद ये होता है कि जो आदिल बाज़ई के वकील थे वो ये बताते हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी चेंज होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है तो हम उसमें शमूलियत के जमा करा देते हैं बयान हल्फी। तो वो कहते हैं कि हमने 20 फरवरी को कराया। तो उनसे ये सवाल हुआ कि आपने लेट क्यों कराया? उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, वो हमारी पार्टी का कलेक्टिव फैसला था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो है वो एक्सेप्ट की है, तो हमने सबमिट करवाए। मगर बहरहाल जब ये हो गया तो उसके बाद सख्त सवालात पहले आदिल बाज़ई के वकील से भी हुए। उनसे कहा गया भाई फरवरी का मामला है और आपको 6, 7, 8 महीने पता ही नहीं चला आप किस जमात में, आपको नवंबर में आके पता चला। तो उन्होंने कहा कि हजूर किसी ने, जो आदिल बाज़ई के वकील है, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्टें अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं की, और ये लिस्टें जो हैं ये कौमी असम्बली की वेबसाइट पर अपलोड होती हैं, और इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं कौमी असम्बली की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड जो लिस्ट हैं उन पर इन्हिसार करता है। और ये लिस्ट अपलोड कब होती है, ये इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ये लिस्ट अपलोड हुई 26वीं तरमीम के बाद। और 26वीं तरमीम के बाद के सवाल पे जस्टिस मंसूर अली शाह तो बहुत ही, उन्होंने एकदम से सवाल किया, उन्होंने कहा क्या मतलब 26वीं तरमीम के बाद लिस्ट, पार्टी लिस्ट जो है वो पब्लिश हुई? तो जैसे आयशा मलिक ये कही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि रिजर्व सीट्स का आपको याद होगा मामला था, और रिजर्व सीट्स का मामला मार्च से चल रहा है, फिर जून में वो बहुत अंडर डिस्कशन आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया कि इतना अरसा जो है वो पार्टी लिस्ट नहीं पब्लिश हुई। तो उनको बाकायदा रिकॉर्ड से दिखाया गया कि देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, कौमी असम्बली की वेबसाइट पर है, और वो भी अपलोड होने का जो इसकी का जो दौरानिया है वो 26वीं तरमीम के बाद का है। तो उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये 26वीं तरमीम के बाद है या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो बहरहाल उनको बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं था कि रिजर्व सीट्स के बाद हुआ, बल्कि 26वीं तरमीम के बाद हुआ। और फिर आदिल बाज़ई को जो शो कॉज नोटिस पार्टी की जानिब से, यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिए गए, उन पर उनका जवाब भी नहीं मांगा गया, जवाब भी नहीं लिया गया। पहले उनको एक शो कॉज नोटिस, नून लीग क्लेम करती है कि उनको एक शो कॉज नोटिस पहले मियां शहबाज शरीफ ने बतौर पार्टी हेड दिया था, और बाद में मियां नवाज शरीफ ने बतौर पार्टी हेड दिया, और जिसपे उनको डी सीट किया गया। तो ये जब तमाम तर फैक्ट्स रखे गए तो आज फिर जजेस की जानिब से सख्त रिमार्क्स आए, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे,
बल्कि मियां नवाज शरीफ से मुतालिक जैसे और इस वकील हवाले अब्बासी से ने- तो उनके बयान हल्फी के हवाले से 2 फैसले भी अदालत के मौजूद हैं, बिल्कुल एक बयान सिविल अदालत का, एक क्रिमिनल अदालत का, जिसमें प्रोसीडिंग हो रही है कि बयान हल्फी जो मुस्लिम लीग नून वाला है वो झूठा है। देखिए हुआ ये था कि सिविल कोर्ट में ये प्रोसीडिंग है और उसमें फिर क्रिमिनल कार्रवाई ऐसे गई कि वहाँ पर वो एसएचओ को और नोटरी को और सबको बुलाकर पूछा गया कि क्या ये बयान हल्फी हुआ, आप इसके गवाह हैं? तो उन सब ने बताया कि इस बयान हल्फी के हम गवाह नहीं हैं। आदिल बाज़ई केस के बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जिस शख्स की जिस नोटरी पब्लिक का नोटरी की स्टैंप है ना, वो 2019 में उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। पहली बात ये। फिर दूसरी बात ये कि आदिल बाज़ई का जो बयान हल्फी क्लेम करते हैं ना, ये उस बयान हल्फी के ऊपर हाल ये है कि बयान हल्फी जमा होता है, बयान हल्फी में ना हैंड राइटिंग आदिल बाज़ई की 3 तरह की हैंड राइटिंग्स बयान हल्फी पे हैं जो हैंड रिटन मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का किया गया। उसमें आदिल बाज़ई का आईडी कार्ड नंबर भी गलत है, उसमें आदिल बाज़ई के दस्तखत भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन दुरुस्त मान रहा है। और फिर जब ये फोरेंसिक कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स करती हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी सिविल कोर्ट ने तो वो वाला सस्पेंड कर दिया था बयान हल्फी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को नवाज शरीफ साहब डिक्लेरेशन भेजते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसमें इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जो हेलो उसने कर लेना है सामान पूरा लेके जाएगा। तो जब नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं डिक्लेरेशन, तो उस पर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि बस ठीक है, होता रहे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का फैसला, हम तो उस फैसले को नहीं मानते क्योंकि ये तमाम तर इख्तियारात तो इलेक्शन कमीशन के हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डीसीट भी कर दिया, उनके नशिस्त के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया। और आज इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं बता सके कि वो इख्तियार किस कानून के तहत उनको। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक शिक कोर्ट करने को थी 63A5। जब उनसे पूछा कि आप इसी पे इंसार करते हैं, उन्होंने कहा हम इसी पे इंसार करते हैं। उन्होंने कहा आप इसी के तहत ट्रायल कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम इसी के तहत ट्रायल कर सकते हैं। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के पास तो जवाब था नहीं था। लेकिन नवाज शरीफ के वकील, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉ एक्सपर्ट अनुशा रहमान साहिबा भी कोर्ट में मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे रही थी, लेकिन उनकी हिदायत भी काम नहीं आई। और उसके बाद ना इलेक्शन कमीशन के पास जवाब था, ना ही जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनके पास जवाब था, बल्कि नवाज शरीफ के वकील तो हर सवाल पे कहते थे वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उनको कहा जाता था वेरी गुड क्वेश्चन नहीं करें, हमारी बातों का जवाब दें। तो बेसिकली 2-3 इसमें मेन क्वेश्चन थे। एक तो 2 एफिडेविट थे, फिर उसके बाद ये मामला था कि मुस्लिम लीग नून को पहली दफ़ा से पता है कि जो ये पूरे का पूरा केस है, इस केस के अंदर आदिल बाज़ई ने किसी भी मामले में उनका साथ नहीं दिया। यानी आदिल बाज़ई ने वज़ीर आज़म के वोट में वोट नहीं दिया, बजट में नहीं दिया। तो उस पर मुस्लिम लीग नून के वकील कहते हैं कि नहीं हमने उनको शो कॉज किया था। तो भाई शो कॉज किया था तो आदिल बाज़ई से जवाब लिया था। और फिर वो जो पूरी डिक्लेरेशन है ना जो आदिल बाज़ई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एसीपी को लिखी है, उसमें यह भी कहा गया कि आदिल बाज़ई तो अपोजिशन के बेंचेस में बैठा था, हुकूमत के खिलाफ बोलता था। तो भाई जब आपको खुद पता, आपने ज़बरदस्ती उसको शामिल किया तो उसने आपके खिलाफ ही बोलना था। फिर आदिल बाज़ई के वकील से पूछा गया कि आप पीटीआई के टिकट होल्डर है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल टिकट होल्डर था जब पीटीआई डिसफ्रेंचाइज हो गई 13 जनवरी के मशहूर ज़माना फैसले के बाद। तो उसके बाद आदिल बाज़ई जो है वो आज़ाद डिक्लेयर हो गए। और फिर जब इन तमाम तर सवालात पे कि इलेक्शन कमीशन क्या ट्रायल कोर्ट है, अगर क्या इलेक्शन कमीशन तमाम, जस्टिस आयशा मलिक ने तो आज ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद को दुनिया की हर अदालत से, मुल्क की हर अदालत से बाला समझता है। वो समझता है दे आर ओवर एंड अबव ऑल द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने ये भी कहा कि जब वो इलेक्शन कमीशन से सवाल करी थी कि आप अपना ट्रायल कोर्ट का कैसे कर सकते हैं, तो वो इन्हिसार कर रहे थे रूल 94 पे गालिबन, जो स्ट्राइक डाउन हो चुका है तो उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे। और वो इन जजेस के मुंह पे खड़े होकर उन्हें बता रहे थे कि हम आपकी जजमेंट को नहीं मानते। मगर बहरहाल रिजर्व सीट्स की तरफ मामला नहीं गया आज, जैसे कि लास्ट टाइम गया था। लेकिन फिर जब बुलाया गया इलेक्शन कमीशन को भी, फिर बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज़ पे भी इन्हिसार किया, हम कैसे भूल गए, आर्टिकल 63A की जजमेंट पे, जो भी हाल ही में जो इससे पहले यहाँ पे उनके गार्डियन एंजल बैठे थे और वो उनको हर मामले में गार्ड करते थे, उन्होंने फैसला दिया था आइन के मुताबिक जो फैसला था उस पर उन्होंने इन्हिसार करके बताया कि हमारे पास एडजुडिकेटरी पावर्स हैं। लेकिन ये बात भी हारिस अजमत ने कही, ये बात भी इलेक्शन कमीशन को याद नहीं थी, हारिस अजमत ने कही। और उनकी भी बात के ऊपर फिर कहा कि हमें बता दें, हमें वो फैसला दिखा दें जहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पोस्ट इलेक्शन मैटर्स के अंदर ट्रायल कोर्ट का किरदार अदा कर सकता है। नहीं बता सके तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने विद इन सेकंड्स लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन का 12 नवंबर का फैसला कल अदम करार दिया जाता है, रीजंस बाद में देंगे।
रीजंस बाद में देंगे। तो नाज़रीन बेसिकली ये फॉर्म 47 वाला टच लगाने की कोशिश की गई थी आदिल बज़ई एक के और केस वो में भी। जस्टिस अकील अब्बासी आज बाकी दोनों जजेस से ज़्यादा ब्रूटल थे और उन्होंने एक दफ़ा में ये भी कहा कि बहुत इज्जत माब है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उनको फॉरवर्डिंग एजेंसीज़ के बजाय थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके इंक्वायरीज़ भी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा बस बड़े साहब ने लिख दिया है तो अब डीसीट कर दो इस शख्स को। तो वो इस किस्म की बड़ी स्ट्रेट फायरिंग भी की गई और जिसके ऊपर काफ़ी अदालत में जो है ना वो तशवीश भी नज़र आई थी बहुत सारे चेहरों पर। मगर बहरहाल क्योंकि आदिल बाज़ई के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब वो खुद ही नहीं मानते वो एक जमात में, तो ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती किसी भी शख्स के ऊपर। ज़बरदस्ती फॉर्म 47 पे लोग जीत सकते हैं तो फिर जमात में क्यों नहीं शामिल हो सके। बस आपका बहुत शुक्रिया, माइक दे के जाइए। अच्छा नाज़रीन, दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आज हियरिंग हुई और जो है ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफा के वकील, उनकी जानिब से आज दलाइल का अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखे गए। आज भी उनको बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, खासकर जस्टिस जमाल मंदखेल की जानिब से। और जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 8 के तहत कल अदम करार दिया गया है जो आर्मी एक्ट की दफात को। तो जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट जो आर्टिकल 8 है उसमें लिखा है कि फ़ौज पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन पर आर्टिकल 8 का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन उन कवानीन का जो फ़ौज पाकिस्तान के कवानीन है वो सिर्फ उनकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ और डिसिप्लिन के हवाले से हैं। और आर्मी के डिसिप्लिन के वाले से उन्होंने कहा कि वो आज भी कायम है। हज़रत उमर ने सबसे पहले छावनी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने फ़ौज को बाकी लोगों से अलग इसलिए किया था क्योंकि इनका डिसिप्लिन आम पब्लिक की निस्बत ज़्यादा सख्त होता है और पूरा जो मुल्क है उसका दिफा इनका इन्हिसार फ़ौज के ऊपर होता है, इसलिए उनको सख्त डिसिप्लिन की वजह से बाकियों से अलग किया गया था। उन्होंने कहा फ़ौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है, अल्लाह इसको कायम ही रखे, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर लोगों को मीन्स के सारे सिविलियंस को आर्मी के डिसिप्लिन के अंदर कर देंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं डिसिप्लिन तबाह ना हो जाए। उन्होंने बार बार उनसे ये कहा कि जो अगर कोई आर्मी के किसी अफसर को, किसी फ़ौजी को कत्ल करता है कोई आम बंदा जाके, तो ख्वाजा हारिस से पूछा उसका ट्रायल कहाँ पे होगा। तो ख्वाजा हारिस ने बताया कि उसका ट्रायल आम जो अदालत है, सिविल अदालत, उसके अंदर होगा। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला है उसका जुर्म भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में और ताज़ीरात पाकिस्तान में यानी PPC में वो जुर्म मौजूद है, तो फिर आप फ़ौजी अदालतों में कैसे उसका ट्रायल कर सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस मौके पर कहा कि जो आर्मी के किसी बंदे से अगर किसी की ज़ाती दुश्मनी चलती आ रही है वो उसको कत्ल कर देता तो फिर तो मामला आम अदालत में जाएगा, लेकिन अगर बलूचिस्तान तर्ज पर कोई किसी फ़ौजी को कत्ल करता है सिर्फ इस वजह से कि वो फोर्सेस का हिस्सा है, तो ये फिर मामला उसका मिलिट्री, उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और फ़ौजी अदालत में उसका ट्रायल भी जा सकता है। उनका इशारा इस वक्त जो इंसर्जेंसी, जो दहशतगर्दी चल रही है बलूचिस्तान में, BLA और दीगर मूवमेंट्स हैं, उनकी जानिब था। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो अदालत की जो है ना आइंदा समात पर भी मुआवना जारी रखेंगे। तब अदालत ने हम 9 मई के वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं वफाकी हुकूमत से और कहा है कि जो FIRs दर्ज हुई हैं इस मामले पर वो अदालत के सामने लाई जाएँ। कितनी FIRs हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, सिर्फ एक लाहौर जिना हाउस का वाक़या तो नहीं है, बाकी भी हमें दें और उसमें क्या क्या हुआ उन वाक़यात में, वो तफसीलात सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर दी है। कल जुमा है और कल मौजूदा साल में आइनी बेंच का आखिरी दिन है। कल देखते हैं कि ख्वाजा हारिस अपने दलाइल मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उसके बाद आइनी बेंच के बाद सिर्फ एक हफ़्ता मुश्किल से रहेगा, आइंदा साल भी। उसके बाद इस बेंच ने एक्सपायर हो जाना है, तो इस एक हफ़्ते के अंदर यानी कि आइंदा साल का जो जनवरी का पहले 6 दिन है उसके अंदर अंदर 1 से 5 तारीख तक जो आइनी बेंच है इसको मिलिट्री कोर्ट्स के केस का फैसला करना पड़ेगा बसूरत दीगर जुडिशल कमीशन को, क्योंकि पार्ट हेड मैटर है तो इन्हीं जजेस के साथ इन्हीं जजेस को कंटिन्यू करवाना पड़ेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, बाकी तफसीलात के लिए एक दूसरा हमारा जो रूटीन का बेंच है वो आएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।